यह प्रश्न पूछा गया है। इस तरीके से ये प्रश्न है, इनको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग हड़प्पा की कहानी समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, पहले हम इनके PYQ कर लेते हैं, क्योंकि इनके हमने पहले PYQ कराए नहीं। आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर जो चैप्टर आप करवाएं उसके PYQ भी साथ में करवा दीजिए। तो चैप्टर 1 और 2 से हमने कुछ प्रश्न आज निकाले हैं, वो हम आपको पहले करा देते हैं, फिर हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 के प्रश्नों को कवर करेंगे। इस तरीके से आज हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए पहले चैप्टर 1 और 2 के जो प्रश्न पूछे गए हैं PYQ में, उनको समझ लेते हैं। तो इस तरीके से क्लास हमारी लंबी हो जाएगी, आपको सीखना है तो धैर्य बना करके क्लास में लास्ट तक बने रहना होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर 1 का पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका 21 जनवरी 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कहता है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो हमने आपको बताया था कि किन जगह पर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम को भी ध्यान रखिएगा, गारो हिल्स हैं, मालाबार हिल्स हैं, सुलेमान किर्थर पहाड़ियां हैं, या फिर नीलगिरी हिल्स हैं। आइए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे इसका आंसर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां। ठीक है, ये इसी क्षेत्र में, सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां जो हैं इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं का पालना शुरू किया। तो वो कौन से स्थान है? वो है सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां। यही वो स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलेमान और किर्थर हिल्स। इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। आप अभी देख करके चौंक जाएंगे किस तरीके से बड़े प्रश्न आपके केवल कक्षा 6 की किताब से चैप्टर 1 और 2 केवल 2 चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 का प्रश्न है। इसका आंसर भी आपको चैप्टर 1 में ही मिलेगा। आज हमने बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं निकाले हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि जो चैप्टर कराएं उसी चैप्टर के प्रश्न आपको साथ में करवा दिए जाएं, क्योंकि आज क्लास लेट हो रही थी तो हमने 15-16 प्रश्न निकाले हैं आपके तीनों चैप्टर से। ओके, अगला प्रश्न जैसा कि पूछ रहा है हमसे, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संस्कृत में से सिंधु कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चैप्टर 2 से, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये चैप्टर हमने कल पढ़ा था, और इसका ये जो प्रश्न है ये 6 फरवरी 2023 को जो परीक्षा, हाँ 2023 का ये 6 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको साथ में ईयर बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत पुराने प्रश्न है, नहीं, जो रिसेंटली पूछे गए नए प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ध्यान से पढ़िए, अभी आंसर इसका ढूंढेंगे। पॉइंट कहता है, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कल आपने क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि ये सही है या गलत है। अगला पॉइंट कहता है, देखिए, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। अब इसमें हमें आंसर बताना है कौन सा सही है। आइए चलते हैं पॉइंट पे। ये है वो चैप्टर 2 जिसको हमने कल समझा था। ठीक है, आइए अब मैं बताता हूँ कि इसका पूरा का पूरा आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, यहाँ पे इसका आंसर दिया है, देखिएगा। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये हमारा पहला ऑप्शन था। ठीक है, और उसके बाद इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है,
आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। ये आपका सेकंड ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो ये वो तीनों ऑप्शन है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हम क्या लगा दें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन सही हैं। ओके, तो इस तरीके से ये भी प्रश्न हमारा कवर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं चैप्टर सेकंड से। कल ही आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपको अभी याद होगा, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं चैप्टर सेकंड के। निम्नलिखित में से कौन, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, हाँ ये भी 6 फरवरी 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है? कल हमने आपको पुरा स्थल बढ़िया से पढ़ाया था। देखिए, वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, या फिर वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हों, किसको कहते हैं पुरा स्थल? इसका सीधा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने पुरा स्थल। देखिए, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें हम पुरा स्थल कहते हैं। आंसर समझ में आ गया? तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न, और ये भी चैप्टर सेकंड का ही प्रश्न है। एक चैप्टर से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए कहता है, अच्छा मैं आंसर इसलिए भी क्वेश्चन में आपको ये दिखा रहा हूं कि स्टूडेंट्स को विश्वास ही नहीं होता कि यार ये 6, 7, 8 की किताबों से कहाँ प्रश्न बनते हैं अब सीटेट में। नहीं भैया, वहीं से बनते हैं, आप समझो तो चीज़ों को। देखिए, कथन कहता है आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण क्या है उसके पीछे? किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। अब इसमें आपसे ये प्रश्न, अब आपसे ऑप्शन में कहता है ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। देखिए, पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है चैप्टर सेकंड में, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब उसके नीचे जो कारण दिया हुआ था, क्या कारण था? पहला कारण यह है कि वो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर के समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, और अपने जानवरों के लिए, चारे के लिए भी जो है दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था, है ना। ये सारे इसमें कारण दिए हुए थे। और तीसरा कारण है पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आता था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता अगर पानी ना हो, तो पानी की वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ये उनके कारण थे। तो हमें राइट आंसर मिल जाता है कि पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है, क्योंकि किसी भी इलाके में पौधे और जानवर जैसी जो चीज़ें हैं वो संभवतः खत्म हो जाती होंगी, तो फिर वो दूसरी जगह उन चीज़ों की तलाश में चले जाते होंगे, है ना। कब तक एक जगह जहाँ रहेंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है उनके फल फूल पौधे खत्म हो जाते होंगे, जो आसपास के जानवर हैं उनको वो मार के खा जाते होंगे, जिस वजह से उन्हें दूसरी जगह पलायन करना पड़ता होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, जस्ट हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड यह भी प्रश्न है। देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें सही पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ 2023-24 के प्रश्न हैं, बहुत बैक की मत समझना कि बहुत पीछे के प्रश्न हैं, नहीं, 23-24 रिसेंटली जो आए हैं वही आपको करवा रहे हैं। सही नहीं है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, उसके पीछे क्या कारण था। तो देखिए, पहला कारण तो ये था, अभी हमने आपको जस्ट पीछे पढ़ाया है कि आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर के समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था। ये तो बात सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो ये उनके पीछे पीछे भागते हुए चले जाते थे,
ये भी बात सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये भी ऑप्शन सही है। ये वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। नहीं, राज्य की इसमें कोई बात ही नहीं है। हमसे पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही नहीं है, हमें राइट आंसर मिल जाता है। ये प्रश्न आपके चैप्टर सेकंड के प्रश्न चल रहे हैं, कल हमने चैप्टर सेकंड कराया था, उसी के प्रश्न हैं। देखिए, चलिए हिंदी ले लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न कहता है जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप में भिन्न होते चले गए। उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए। अब इसमें ए सही है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, ये हमको इसमें बताना है। कल हमने आपको ये पॉइंट्स पढ़ाए थे। इसमें देखिए साफ साफ यहाँ पे इसका आंसर है कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर थे, उनके दांत, सींग, बाल क्या होते चले गए, धीरे धीरे छोटे होते चले गए। ओके, ये आंसर इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, तो हम जाएंगे ए और बी दोनों सही हैं। ओके, इस तरीके से आपसे प्रश्न इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, ये भी चैप्टर सेकंड का प्रश्न है। कहता है मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया है, या किस परिवर्तन द्वारा उसको जो है अलग किया गया है। घास वाले मैदान बनना इस वजह से, अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन की वजह से, या फिर ग्रह पर तापमान का और ठंडा हो जाना। देखिए यहाँ पे इसका साफ साफ आंसर दिया है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। पर्यावरणीय बदलाव का मतलब इसमें यह है जिसमें घास के मैदान बने, अच्छी बारिश हुई, छोटे छोटे औजारों का निर्माण हुआ, इस तरीके से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए। तो कुल मिलाकर के इसमें पर्यावरणीय बदलाव हुए, घास के मैदान बने, और इस काल को हम, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए उसे हम मध्यपाषाण युग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास वाले मैदान बनना। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, यहाँ पे मध्यपाषाण युग में क्या हुआ, घास के मैदान बने, अच्छी बारिश हुई है ना, छोटे मोटे औजारों का निर्माण हुआ। इस तरीके से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चैप्टर सेकंड का ये आपके सामने लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद फिर चैप्टर 3 के प्रश्न आ जाएंगे। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भीमबेटका के जो पुरा स्थल हैं वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने साफ साफ लिखा है, हमने कल बताया भी था, भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य हमारा राइट हो जाएगा। इस पुरा स्थल, कौन सा पुरा स्थल, भीमबेटका पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो कुल मिलाकर के भीमबेटका पुरा स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आइए राइट आंसर को टिक करते हैं, कहाँ है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी जो प्रश्न है ये हमारा पूछा गया है 20 जनवरी 2023 को, 20 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। ओके, हमने सारे प्रश्न 2023 और 24 के ही कराए हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। आ गए हम चैप्टर 3 पे। देखिए आरंभिक नगर की यहाँ से हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आरंभिक नगर की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलेंगी। आइए तो हड़प्पा की कहानी को पहले समझ लेते हैं। हड़प्पा की कहानी को पहले समझिए। सिर्फ दो चैप्टर से कितने सारे प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए, वो भी हमने सिर्फ 2023-24 के लिए। अगर पीछे के लिए होते तो कितने बनते। प्रश्न कहता है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अगर कोई भी पुरानी इमारत हमको देखने को मिल जाती है कहीं कहीं, तो हम उसको कितना ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये किस तरीके से बनाई गई होगी। उस समय वो सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी इसको बनाया गया, इसमें कैसे लोग रहते होंगे, है ना। और हम उसमें खुद ही अनुमान लगाने लग जाते हैं कि इसमें ये कमरा इधर है, यहाँ पे ये किचन बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ रसोई होगी, खाना बनता होगा, यहाँ पे ये इनका बेडरूम होगा। जो भी चीज़ें हैं हम खुद ही अनुमान लगाने लगते हैं। तो हर इमारत अपनी एक कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, ठीक है। हड़प्पा पुरा स्थल उनको मिला जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहाँ पे
जो इंजीनियर हैं वो काम कर रहे थे, जो है खुदाई चल रही थी, तो हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ है? आधुनिक, आज वो पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यानी भाई देखो, जहाँ आदमी यानी कि अपना फ़ायदा हर जगह ढूंढता है, उन्होंने क्या देखा कि एक खंडहर है, अरे यहाँ से तो हमारा काम चल गया, बढ़िया यहाँ से ईंटें मिलेंगी, ईंटें निकाल के हम इसको काम में ले लेंगे, क्योंकि खंडहर तो पड़ा ही है। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। ईंटें उखाड़ करके रेलवे लाइन बिछा दी, है ना, जो है कि मौके पर चौका मार दिया। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, ठीक है, उसके बाद लगभग आज से 80 साल पहले, और तब पता चला कि ये जो खंडहर है जहाँ से इंजीनियर ईंटें उखाड़ ले गए थे, ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबसे पुराने जो शहर हैं उनमें से यह भी खंडहर एक क्या है? पुराना शहर है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी तो सबसे पुराना शहर माना गया। इसीलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के जो इसी तरह के जो भी पुरा स्थल थे, उसमें जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्यों कहा गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसीलिए क्योंकि इस तरह के जो ये पहले हमें खंडहर मिले थे, ठीक है, ये खंडहर उपमहाद्वीप के जो सबसे पुराने शहरों में से एक थे। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के जो भी पुरा स्थल थे, जो इमारतें, जो चीजें मिली, उन्हें हमने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कह दिया कि ये इसी तरह की इमारतें हैं, इसलिए ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही हैं। दिस इज द रीजन, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन नगरों की क्या विशेषता थी? आइए विशेषता पर नज़र डालते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया। कुछ नगर थे जिनको किसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसी को उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अक्सर पश्चिमी भाग छोटा था, ठीक है, लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग है वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। मान लीजिए यह है पूरा पश्चिम। अब ये जो पश्चिम का भाग है, ये वाला पश्चिम भाग छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बना है। कहाँ बना है? ऊंचाई पर बना है। और पूर्वी हिस्सा जो है ये क्या है? बड़ा है। पूर्वी हिस्सा बड़ा है लेकिन कहाँ बना है? ये निचले इलाके में है, ठीक है। इसलिए निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ये जो ऊंचाई पर था इसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कह दिया। ये जो पूर्व में था तो बड़ा लेकिन निचले हिस्से पर था, इसलिए इसको निचला नगर कहा है। यहां से प्रश्न पूछा गया है। कहां से? यहां से प्रश्न पूछा गया है। आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है। दोनों जो हिस्से होते थे उनकी दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी ताकि मजबूत रहें। इसकी जो ईंटें हैं इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे, गिरने की कोई संभावना ना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे पॉइंट्स को हम समझते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ये नगर दुर्ग से रिलेटेड और मोहनजोदड़ो, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, और जो पूछा गया है अभी हम आपको दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था एक, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, पानी कहीं से रिसाव ना हो पानी का,
ठीक है, लीकेज ना हो तो प्लास्टर के ऊपर क्या किया कि चारकोल की परत चढ़ा दी। इस सरोवर में, इस तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, अभी आप पिक्चर में देखेंगे, और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसमें क्या था कि भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसी उम्मीद है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और वो जिसकी बात हो रही है वो ये है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ये है महान स्नानागार। क्या है प्यारे दोस्तों? ये है एक खास तालाब। क्या है? खास तालाब है जिसे महान स्नानागार कहा गया। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो तालाब है इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ, जो कि ईंटें हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। ओके, और ये जो तालाब है इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। एक तो सीढ़ियां ये हैं जो साफ नजर आ रही हैं, दूसरी सीढ़ियां यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ियां हैं जो कि जहाँ से दो तरफ से सीढ़ियां इसमें बनाई गई थी, और चारों तरफ से कमरे थे। इस तरीके से चारों तरफ से कमरे थे, और शायद ये जो चीज़ें हैं ये कमरों को दर्शा रही हैं। ठीक है, चारों तरफ से कमरे थे, या तो यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे कमरे होंगे। ओके, इसमें भरने के लिए, कहाँ? इसमें भरने के लिए जो पानी है वो कुएं से निकाला जाता था, और जब उसका यूज हो जाता था, इसमें लोग नहा लेते थे, तो फिर उस पानी को निकाल करके इसको खाली कर दिया जाता था। शायद ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे जो कुछ वीआईपी लोग होते होंगे, जो विशेष पर्सन होते होंगे, वो कुछ विशेष अवसरों पर, कोई त्यौहार है, कोई शादी पार्टी फंक्शन है, उस विशेष अवसर पर यहाँ पर नहाते होंगे। उनके लिए ताज़ा पानी लाया गया, उन्होंने नहा लिया तो उस पानी को तुरंत निकाल दिया गया, ताकि पानी यहाँ स्टोर रहेगा तो गंदा हो जाएगा, जब नहाएंगे दोबारा अवसर होगा तो फिर भर लेंगे। इस वजह से यहाँ पे पानी निकाल भी दिया जाता था। तो ये है वो महान स्नानागार। इतनी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। पहले तो इस चीज़ को समझिए, ये एक रेखा चित्र यहाँ पे दिया गया है, और कुछ आरंभिक नगर हैं उनको दर्शाया गया है, पैमाना इसमें नहीं दिया गया है। और यहाँ से हम लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को बड़ी अनोखी चीज़ें मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट हैं जिससे हम वेट तौलते थे, यानी कि वजन किसी चीज़ का, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हुए हैं। वो कुछ आरंभिक नगर हैं जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, लोथल का बंदरगाह हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। बाकी जैसे सिंधु नदी यहाँ पे है, चेनाबी नदी, रावी नदी, झेलम नदी है यहाँ पे। ठीक है, कालीबंगा हो गया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कालीबंगा, लोथल, ये कुछ अन्य नगर थे। ओके, चलिए इनके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे दिया भी गया है, ये रहा कालीबंगा और लोथल। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। भाई अगर अग्निकुंड बना है तो जाहिर सी बात है यज्ञ होता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, लिखते भी चलिए। ओके, इसको महान जो स्नानागार है इसको तो आपने समझ ही लिया। अब देखिए भवन, नाले और सड़कें पढ़ लेते हैं। यहाँ से समझेंगे हम चीज़ों को। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। ठीक है, ये जो भी नगर हैं हमारे, इनके घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये घर का आंगन हो गया, इसके चारों ओर कमरे बने हैं, बीच में ये खुली जगह हो गई। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। ठीक है, यानी कि चारों कमरे हैं रहने के लिए, और स्नान घर अलग बना है, वहाँ नहाना धोना होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे पानी निकालने के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। कुछ ऐसे नगर थे जहाँ ढके हुए नाले मिले हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, जैसा कि आज नाले बने हुए हैं।
घर के साइड में पानी निकालने के लिए। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल सफाई होती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये जो नगर थे, इनके लोग इतने डेवलप हो गए थे कि वो अपने घरों का जो गंदा पानी है उसको नाली के माध्यम से बाहर निकालने में सक्षम हो गए थे, नालियाँ बना लेते थे। यहाँ पे ये आप नाली देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये घर बने हुए हैं और यहाँ पे ये साइड में नालियाँ बनी हुई हैं। ये सड़क है यहाँ से निकलने के लिए, सड़क के दोनों तरफ यहाँ पे नाली बनी हुई है जो हमको नज़र आ रही है। इस नाली से पानी निकलता था बाहर निकाल करके, और फिर जो मेन जो बड़ा नाला होता था उसमें ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। ये क्या है, ये सड़क है यहाँ से निकलने के लिए। इधर ये सब बस्ती थी। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे अच्छा एक और पिक्चर आपके सामने है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस तरीके से होती है वो आप देख पा रहे हैं। बड़े अच्छे ढंग से ईंटों को चुना जाता था ताकि चीज़ें जल्दी खराब ना हो। नगरीय जीवन को समझ लेते हैं। अभी हम लोग प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, इसलिए एक एक लाइन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते चलिए। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी ऐसा अनुमान है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये नगर हैं, यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना बनाते रहते, यानी कि योजना में जुटे रहते होंगे, प्लान करने में जुटे रहते होंगे कि कैसे हम बढ़िया अच्छी बिल्डिंग्स को बनाएं। ये संभवतः यहाँ के शासक ही थे, क्योंकि भाई साधारण आदमी तो ये सब नहीं सोच सकता, शासक ही थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, और फिर ये जो नगर हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को यानी इमारतें बनाते थे। लोगों को दूर दूर भेजते थे, कहीं से बढ़िया जो है कि सोना मिल रहा है, कहीं चांदी मिल रही है, कहीं बाकी धातुएं मिल रही हैं। ओके, तो इस तरीके से बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। तो ये तो भाई मानव मनुष्य की प्रकृति है, उसके नेचर में ये चीज़ है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं वो हम अपने पास रखते हैं, बाकी हम दूसरों को देते हैं। लो भैया ये तुम रखो, ये तुम इसकी देखभाल तुम करो, इसकी देखभाल तुम करो। जो महंगी चीज़ें वो अपने पास रखते हैं, नहीं ये हम नहीं देंगे, इसको हम खुद जो है कि संभालेंगे। तो उस हिसाब से ऐसा अनुमान है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन है? जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, यानी कि मुहर पर जो लिख रहे हैं, जो मुहर पर लिखने का काम करते थे, उन्हें लिपिक कहा जाता था। मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, ऐसा अनुमान है। ठीक है कि खाली मुहरों पर लिखने का काम नहीं होगा, और भी चीज़ें वो लिखते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे उस समय, और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। भाई हम कहीं भी आज भी अगर हम लोग कहीं दूर यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ से हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आज भी आते हैं। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। आज भी अगर हम बाहर घूमने जाते हैं, हम कश्मीर घूमने चले गए तो वहाँ के किस्से कहानियाँ लेकर के आते हैं। वहाँ हमने क्या क्या देखा वो आकर के घर पे बताते हैं। पहाड़ों पर घूमने चले गए, ठीक है, किसी बहुत बड़े धर्म स्थल पर चले गए, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की हिस्ट्री लेकर के आते हैं, घर पे आके बताते हैं। तो वो चीज़ें पहले भी थी, आज भी हैं। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। अब ये जो खिलौने हैं मिट्टी के, इनको ध्यान रखेंगे, प्रश्न में पूछा गया है, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। जाहिर सी बात है, खिलौने हैं तो बच्चे ही खेलते होंगे, है ना, बड़े बूढ़े तो खेलेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमने समझ ली थी कि ऊपर जो है ये क्या बना हुआ है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला हमको नज़र आ रहा है। फिर ऊपर एक कुआं बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ पे हमें साफ साफ एक कुआं नज़र आ रहा है। आज भी गांव में कुएं देखने को मिलते हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें पता होगा कुआं क्या होता है। और हमारे यहाँ तो गांव में आज भी, मेरे पड़ोस में ही एक कुआं है, जो जहाँ से लोग पहले निकाल करके हमारे दादाजी लोग पानी पिया करते थे, जो कि आज बिल्कुल तरीके से बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे क्या है कि समझिए,
बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये जो है ये हड़प्पा की एक मोहर है। ओके, इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो है ये जो चिन्ह है ये एक खास लिपि में लिखे गए हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। नीचे एक जानवर का चित्र भी है, यानी कि जो मोहर है उसमें कुछ लिपि में कुछ लिखा भी गया है, जानवर का चित्र भी है। और यहाँ पे क्या है, पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने हैं जिनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि बच्चे इनसे खेलते होंगे। आगे बढ़िए, नगर और नए शिल्प की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट अभी देखना, आप चौंक जाएंगे किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नगर और नए शिल्प, आओ कुछ देखिए क्या लिखा है। आओ सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनमें पत्थर का प्रयोग है, कुछ चीज़ें हैं जो शंख हैं, तांबे का प्रयोग है, कांसे, सोने, चांदी से बनी चीज़ें हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। बाट कहाँ हैं, ये आप सामने बाट देख पा रहे हैं। ठीक है, इन बाटों को बड़ी अच्छी से बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। किससे? चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, यानी कि ये वेट पता करते होंगे। ठीक है, ये जैसे कोई चीज़ कितनी वजन है उसके लिए इनको बनाया गया होगा। आगे बढ़ेंगे, मध्य में बाएं मनके, यहाँ पे ये कुछ मनके आप देख पा रहे हैं। इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। किस पत्थर से? कॉर्निलियन पत्थरों से ये मनके बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए। ये जो यहाँ बीच में छेद करके फिर इनको आपस में जोड़ा गया है, पिरोया गया है, ताकि धागा डाल करके माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और कढ़ाईदार वस्त्र भी हमको नजर आ रहे हैं। ये जो व्यक्ति ने कपड़े पहने हैं कढ़ाईदार हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की। ठीक है, इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ये जो है यहाँ पे ये जो मोहर है इस पे जानवर का चित्र दिया हुआ है। जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? ऐसी संभावना है कि 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया है, अभी लास्ट में दिखाऊंगा आपको। चिपके हुए मिले हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत भी देती हैं। क्या है कि मोहनजोदड़ो से क्या कह रहा है? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, कपड़ों के टुकड़े के कुछ अवशेष मिले हैं जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस व्यक्ति की दाढ़ी को सेट किया गया है और बढ़िया इसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं। अभी और जानिए इनके बारे में, देखिएगा। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशने का काम हो गया,
मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, आपने जो अभी ऊपर देखा मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ठीक है, और यही दाढ़ी यही कटिंग लोग आज रखते हैं, उस ज़माने की कटिंग है ये। कितनी बढ़िया से इसकी दाढ़ी को बनाया गया है, खूबसूरत लग रही है। ठीक है, दाढ़ी बनाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ऐसा अनुमान है। आगे बढ़ेंगे। फेंस क्या होता है? अभी हमने ऊपर एक शब्द पढ़ा था फेंस। ठीक है, अभी यहीं पे एक शब्द आया था फेंस, उसके बारे में समझ लीजिए। अभी याद आएगा तो बताऊंगा आपको। फेंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है मानव के द्वारा। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग अक्सर नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से क्या है? मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन किससे बनाए जाते थे? ये फेंस के माध्यम से बनाए जाते थे। और फेंस जो है यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बाकी पत्थर और शंख हो गए, यह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। कच्चे माल की खोज की बात कर लेते हैं, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। लकड़ी जो हमको प्राप्त हो रही है प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही है, लेकिन वो कच्चा माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। किसानों द्वारा पैदा किया गया जो कपास है वो कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे इनको बहुत सारी चीज़ें तो वहीं मिल जाती थी, लेकिन जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये चीज़ें वो दूर दूर क्षेत्रों से मंगाते थे, जहाँ ये पाई जाती थी वहाँ से इनका ये आयात कर लेते थे। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आइए समझते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया है, यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं और अभी लास्ट में भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो तांबे का जो आयात है वो आज के राजस्थान से करते थे, जो वर्तमान राजस्थान है, यहाँ से हड़प्पा के लोग तांबा मंगाते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? राजस्थान से भी तांबा आता था, और पश्चिमी जो एशियाई देश ओमान है वहाँ से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाले धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। टिन का आयात कहाँ से होता था? अफ़गानिस्तान से, ईरान से। सोने का आयात कहाँ से होता था? आज के कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। यहाँ पे कह रहा है कि इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी ओर एक मोहर है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये मोहर है। ये एक खिलौना आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की बात कर लेंगे। देखिए, चैप्टर बड़ा है, थोड़ा धैर्य बना करके क्लास को पूरा देखिएगा। लास्ट में प्रश्न करेंगे, बहुत मजा आएगा। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि जो नगर हैं लोग वहीं नगरों में रहते थे, नहीं, लोग गांवों में भी रहते थे, जैसे आजकल लोग गांव में भी रहते हैं और शहरों में भी रह रहे हैं। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। आज भी गांव के लोग अनाज उगाते हैं, जानवर पालते हैं। शहर के लोग ना अनाज उगा पाते हैं ना जानवर पाल पाते हैं, बेचारे पैकेट वाला खा खा के अपना काम चलाते हैं। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों
और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे, जैसे आज के गांव के किसान शहरों को खाने का सामान देते हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है, जो पौधे थे पुराने वो जो बच गए, वहाँ से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये चीज़ें हैं जो हड़प्पा के लोग उगाना जानते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात हो चुकी थी, एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे अक्सर लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। क्या मिला है? हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। बारिश कम होती थी भाई, तो ऐसा अनुमान है कि कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। पानी को स्टोर करने के लिए पानी का संचय किया जाता होगा, और जब ज़रूरत होगी तो फिर उस पानी को फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा अनुमान है। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर, ये खिलौना है, ये खिलौना है। काहे का खिलौना है? ये हल का खिलौना है, ठीक है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, ये पता नहीं है, लेकिन ये जो है हल है, ये मिला है जो है हड़प्पा सभ्यता से, और उस समय से मिला है, और यहाँ पे ये बच्चों का खिलौना है, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को, यानी कि जो भी गाय, भैंस, बकरी होता था, चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार ये लोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण हम लोग कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर कहाँ बसा था? तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे कौन सा नगर बसा था? धौलावीरा नगर बसा था। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर ऐसे थे जो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन जो धौलावीरा नगर है इसको 3 भागों में बांटा गया था। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। हो गया नाच गाना, डांस हो गया, ठीक है, या और जो भी शादी पार्टी है, सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। क्या? हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये जो अभिलेख हैं इनको लकड़ी में जड़ा गया। यह एक अनोखा अविशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो अभिलेख है इसको लकड़ी में जड़ा गया। तो ये एक अनोखी बात हो गई, क्योंकि उस समय लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में, कहाँ की बात हो रही है? गुजरात की खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। लोथल क्या है? लोथल नगर है, एक ध्यान रखिएगा, लोथल नगर है। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मोहरबंदी का मतलब है गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी जो छाप बन जाती है उसकी बात हो रही है। लोथल का बंदरगाह है। ये क्या है? ये लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब
लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें जो हैं वो रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता होगा और उतारा जाता होगा, ऐसा अनुमान है। तो ये लोथल का बंदरगाह की पिक्चर आपके सामने है। यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। मुद्रा यानी मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी को थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहर बंदी कहते हैं। ठीक है, अगर ये छाप टूटी नहीं होती है तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसे आज हम लोग डाक के द्वारा कोई भी अपना पार्सल प्राप्त करते हैं तो देखते हैं कि इसको कहीं पे खोला तो नहीं गया है। जिस तरीके से इसको बंद किया गया था, सील पैक, हमें चीज़ें मिलती हैं तो हम समझ जाते हैं इसको खोला नहीं गया है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, या हम लोग आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं तो उसको हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सील पैक है या नहीं है। उस समय ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो क्या होता था कि यही तरीका अपनाया जाता था कि कोई भी चीज़, मान लीजिए बोरी है, इसका मुंह बंद कर दिया गया यहाँ से, ऐसे यहाँ पे इसका मुंह बंद कर दिया गया और फिर इसके ऊपर क्या हुआ, गीली मिट्टी को पोत दिया गया। पोत कर फिर उसके ऊपर मोहर ठोक दी गई। ठीक है, अगर ये छाप टूटी नहीं है, ये जो मोहर लगा दी गई, अगर ये जो छाप बनी वो अगर ब्रेक नहीं है तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, हमारा सामान अंदर बढ़िया से पैक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सभ्यता है इसका अंत कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अंत पढ़िए, इसका मज़ेदार है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यानी कि सभ्यता बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे आ गई या नष्ट हो चुकी। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ कहते हैं जंगलों का विनाश हो गया था। इसका ये कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो जानवर थे वो घास के मैदान सब चर गए होंगे तो वो समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लोग मर गए होंगे। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। ये जो नगर थे भाई, एक नगर में आ गई बाढ़, दो में आ गई, सब में कैसे आ गई। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ है तो इस वजह से पूरा पता नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ तक खत्म होता है, लेकिन अभी आपकी छुट्टी नहीं होती है। आइए, पहले ही कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये चलिए इसको मैच कर लेते हैं। अभी हमने जस्ट ऊपर आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि भैया इसको ठीक से पढ़ लो, अभी आपसे प्रश्न पूछेंगे। ये है तांबा। तांबा का आयात कहाँ से होता था? तांबा का आयात वर्तमान राजस्थान से होता था। सोने का आयात जो है वर्तमान कर्नाटक से होता था। टिन का आयात ईरान, अफगानिस्तान से होता था। बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से आते थे। ओके, ये मैचिंग हो गई। अब और प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी रिसेंटली हमारे पूछे गए हैं सीटेट 2023-24 में, उनको समझते हैं। चलिए, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और कहता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पन मोहर, हड़प्पन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है उसके बारे में पूछ रहा है। अभी हमने मोहर के बारे में पढ़ा था। हड़प्पन मोहर के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे। मोहर सामान्यतः गोल आकार की होती थी। मोहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। बताइए, ये वाली मोहर है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इस मोहर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे? जी हाँ, अभी हमने पढ़ा था ये लाइन।
हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। अगला प्रश्न पूछ रहा था, पॉइंट कह रहा था कि जो मोहर है क्या वो गोल होती थी? नहीं, जो मोहर है वो चौकोर होती थी। मोहर गोल ना होकर के चौकोर होती थी। और मोहर पर क्या जानवर का चित्र है? हाँ, मोहर पर एक जानवर का चित्र भी होता था। ठीक है, इस तरीके से फिर एक बार हमने रिवाइज करा दिया। हड़प्पा संस्कृत के लोग पत्थर से मोहर बनाते थे, ऑप्शन ए सही है। मोहर गोल होती थी? नहीं, मोहर चौकोर होती थी। मोहर में एक जानवर की आकृति होती थी? जी हाँ, आकृति होती थी। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पे राइट हो जाते हैं, यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। इस तरीके से प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने चैप्टर 3 से, यह प्रश्न आपका पूछा गया है 25 जनवरी 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न कहता है, ठीक से पढ़िए, समझिए इस प्रश्न को। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में, जो हम अभी प्रारंभिक नगर पढ़ रहे थे, संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नगर दुर्ग हमने पढ़ा, अग्निकुंड हमने पढ़े, भंडार गृह पढ़े, बंदरगाह पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड हमें आंसर कैसे मिलेंगे देखिएगा। इसमें जो आंसर आप मैच करेंगे वो ध्यान रखिएगा। नगर दुर्ग किसके साथ जाएगा? इधर ऑप्शन है लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है। मैं एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ फिर आपको आंसर बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन हमारा है नगर दुर्ग वाला। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, कहाँ? नगर दुर्ग में। अच्छा, नगर दुर्ग किसको कहा गया है? जो हमने आपको ऐसे बताया नहीं था, ये निचला हिस्सा, ये ऊपरा हिस्सा। तो जो निचला हिस्सा था वो नहीं, जो ऊंचाई वाला भाग, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था। जो ऊंचाई पर हिस्सा था उसको क्या कहा गया था? नगर दुर्ग। और जो निचला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा गया। तो ऊंचाई वाला जो हिस्सा था नगर दुर्ग, इसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, इसमें खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। हमें सिर्फ इतना जानना है, नगर दुर्ग में जो खास इमारत थी जैसे कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो नगर दुर्ग के साथ में हमारा मोहनजोदड़ो जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अभी हम आपको और आगे समझा देंगे। जो सेकंड ऑप्शन हम पढ़ रहे थे, सेकंड में था हमारा ऑप्शन अग्निकुंड। देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे जो नगर हैं इनमें अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल जैसे जो नगर हैं इनमें अग्निकुंड मिले हैं। तो अब ये अग्निकुंड जो है वो कालीबंगा से मैच कर जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ अन्य नगर हैं जहाँ पे हमको भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन था हमारा वो था लोथल, और मैंने आपको बताया भी था जो लोथल है वो क्या है? वो बंदरगाह है। लोथल क्या है? लोथल बंदरगाह है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको मैच कीजिए। नगर दुर्ग किससे मैच करेगा भाई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, क्योंकि नगर दुर्ग में ये खास इमारत थी मोहनजोदड़ो, यानी कि ए के साथ में जाएगा चौथा। ए के साथ में चला गया चौथा। ठीक है, ए के साथ में चौथा चला गया। फिर अग्निकुंड हमको कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल जैसे जो नगर थे यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, यानी अग्निकुंड के साथ में जाएगा कालीबंगा। अग्निकुंड के साथ में जाएगा कालीबंगा। ठीक है, लोथल होता तो लोथल, हालांकि लोथल यहाँ पे बंदरगाह है तो हम इससे मैच करा देंगे। अग्निकुंड कालीबंगा, तो ऑप्शन बी के साथ में थर्ड हो जाएगा। बी के साथ में थर्ड हो गया। फिर तीसरा है भंडार गृह। भंडार गृह हमको कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ अन्य नगर है यहाँ से हमको भंडार गृह मिले हैं। तो हम भंडार गृह चले जाएंगे हड़प्पा के साथ में, यानी कि ऑप्शन सी के साथ में 2 हो जाएगा। सी के साथ में 2 हो गया। बंदरगाह, लोथल क्या है? लोथल बंदरगाह है, हमने अभी आपको बताया है। तो डी जाएगा हमारा 1 के साथ में। इस तरीके से ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। किस तरीके से बेहतरीन प्रश्न आपके इतने कक्षा 6 की किताब से पूछे जाते हैं। यही आपका बेस है, यही आपका आधार है, एनसीईआरटी ही आधार है। इसी को पकड़ लीजिए, आपका एसएसटी हवा में उड़ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न आपके सामने है। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के
एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। भैया किस नगर से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। कहाँ से मिले हैं? हमने अभी सभी को पढ़ा है। मैं दिखाता हूँ आंसर कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। सब चीज़ें ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, वो नगर हमारा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा? मोहनजोदड़ो जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका चैप्टर 3 से बहुत अभी रिसेंटली प्रश्न पूछा गया है। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य यानी कि प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? वहाँ पे वास्तविक हल मिला है जिससे किसान हल जोतते थे, या फिर मोहर पर उत्कीर्ण किया हुआ हल मिला है। क्या अभी जो हम पढ़ रहे थे इसमें किसी मोहर पर हल का चित्र आपको मिला है? नहीं, कहीं नहीं मिला है। क्या आपको खिलौना हल मिला है, या फिर गुफा में बनाए गए चित्र में हल आपको मिला है? कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा? तो ये प्रश्न प्यारे दोस्तों यहाँ से पूछा गया है। हमको खिलौना हल मिला है। क्या मिला है? हालांकि हल का प्रयोग तो होता था लेकिन वो हल नहीं बच पाए, हमको हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। देखिए यहाँ से, बस यहाँ से प्रश्न पूछ लिया, यहाँ से, ठीक है। इसलिए एक एक शब्द आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल किसी पर जो है कि इधर उधर भटकने के बजाय सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करें, आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या राइट हो जाएगा हमारा? अ टॉय प्लाउ, यानी कि खिलौना हल। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कवर किए, फिर चैप्टर 3 को पढ़ा, उसके बाद इसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए। बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को ढूंढने में, ये क्लास आप तक पहुंचाने में। कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।